अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप 23 चैप्टर की वीडियो है इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस विद फिक्स एक्सचेंज रेट। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट के ऊपर जाएगा, यानी एक्सचेंज रेट यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो लाइन है वो ख़ुद से चेंज नहीं होगी, यानी उसको आप किसी भी वजह से अपनी पॉलिसी की वजह से चेंज नहीं कर सकते कि आपको कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में लेकर आनी है। जैसे ISLM और FE लाइन को इक्विलिब्रियम में लाना है तो आपको ISLM ही चेंज करना पड़ेगा, आप FE लाइन को ख़ुद से चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो अगर किसी वजह से चेंज हो जाए एक्सोजेनसली किसी इफेक्ट की वजह से तो वो एक अलग बात है। अच्छा, अब चूँकि फ़िक्स एक्सचेंज रेट है लेकिन आपको सारे बैलेंसेस तो पूरे करने हैं, ISLM का बैलेंस और FE लाइन का तीनों मार्केट को बैलेंस में लाना है। अब इसको आप बैलेंस में कैसे लेकर आएंगे? देखें, क्योंकि जब भी कभी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपका कह लें या कहते हैं कि ये हमें पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि ISLM अगर आपकी FE लाइन जो है वो FE लाइन की अगर आप कह लें या कहते हैं लेफ़्ट साइड पे देखें तो वो जो है वो सरप्लस कहलाती है, यानी आपका फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस में होगा। और अगर कह लें या कहते हैं कि आपकी लाइन जो है वो FE लाइन के अगर आप राइट साइड पे देखें तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डेफिसिट में होगा। अच्छा, अगर तो लेट सपोज सरप्लस में होती है, कोई भी चीज़ सरप्लस में होगी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हुआ, तो सरप्लस की वजह से होगा क्या कि सरप्लस की वजह से एक्सचेंज रेट जो है वो आपका इंक्रीज़ होगा, अपवर्ड प्रेशर होगा, क्योंकि सरप्लस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा है तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होगा। एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ क्योंकि फ़िक्स एक्सचेंज रेट है तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ तो आपने होने नहीं देना। तो आप क्या करेंगे, इस एक्सचेंज रेट को डिफेंड करने के लिए, वापस से उसी पॉइंट पे रखने के लिए जहाँ वो पहले था, आपको एक्सचेंज रेट को नीचे रखना है, यानी वो अप्रिशिएट हो रहा है, आपको उसको उल्टा कम करना है, उसके ऊपर ही रखना है, अप्रिशिएट नहीं होने देना। तो अप्रिशिएट होने का मकसद क्या है कि उसकी ज़्यादा डिमांड है उस चीज़ की, ठीक है, और जो सप्लाई है, मतलब क्या कहते हैं कि उसकी वो कम है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की, जब भी उसके प्राइस बढ़ने की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, प्रेशर होता है अपवर्ड, तो जब अपवर्ड प्रेशर है इट मीन्स क्या कहते हैं उस करेंसी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो अब क्योंकि आपको डिफेंड करना है उसको, तो आप उसको डिफेंड कैसे करेंगे कि आप उसको उसी पॉइंट के ऊपर रखने के लिए अपनी करेंसी को, क्योंकि अपनी करेंसी आपकी अप्रिशिएट नहीं होने देनी आपने, तो आप अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ाएंगे और डिमांड जो है वो दूसरी करेंसी करेंगे। यानी जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, या अगर आप पढ़ें कि इफ़ द कंट्री हैज़ एन ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस, ये लिखा हुआ, ये वाली बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इफ़ अ कंट्री हैज़ एन ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस सरप्लस सो दैट द एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री करेंसी इज एक्सपीरियंसिंग अपवर्ड प्रेशर, द सेंट्रल बैंक मस्ट इंटरवीन टू बाय फॉरेन करेंसी एंड सेल डोमेस्टिक करेंसी ऑन इट्स बैलेंस शीट। बिल्कुल ऐसे ही करेगा वो, फॉरेन करेंसी को बाय करेगा, ख़रीदेगा और अपनी करेंसी को सेल करेगा। अच्छा, इसकी वजह से अब दो चीज़ें होंगी, क्या होंगी, क्योंकि देखें आपका ऑफिशियल रिज़र्व क्या होता है, फॉरेन करेंसी का रिज़र्व। जब आपने फॉरेन करेंसी बाय करी तो क्या हुआ, ऑफिशियल रिज़र्व होल्डिंग आपकी बढ़ जाएगी, आर बढ़ जाएगा, सही है। जबकि आपकी, क्योंकि आपने सेल करी अपनी इकोनॉमी में, अपना डोमेस्टिक करेंसी को सेल करा है, यानी एक तरीके से आपकी कंट्री में आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ गई है। तो मनी सप्लाई बढ़ा देना आपके ऊपर क्या है, एक लाइबिलिटी है। सेंट्रल बैंक क्योंकि मनी सप्लाई करता है तो जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ाएगा उसके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। MB एज डोमेस्टिक करेंसी इज एडिड टू द इकोनॉमी, ये जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो सरप्लस में यही होता है। इसका उल्टा जो है वो कब होगा, जब डेफिसिट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखें आप अगर पढ़ें तो डिक्रीज़ इन ऑफिशियल रिजर्व होल्डिंग, क्योंकि क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा, जब डेफिसिट के अंदर सरप्लस होगा, उस डेफिसिट में बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही होगी और आपको गिरने से बचाना है। तो गिरेगी उस वक्त जब आपकी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, तो आप डिमांड बढ़ा देंगे और सप्लाई कम कर देंगे। डिमांड कैसे बढ़ाएंगे, यानी अपनी रुपीज़ की डिमांड करेंगे, आप रुपीज़ बाय करेंगे और सेल के सप्लाई करेंगे क्या, डॉलर को। तो यही करेंगे, जब आप रुपी बाय करेंगे तो बाय करने की वजह से क्या होगा, और बाय करने की वजह से आपकी करेंसी जो है वो वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगी, जिस जगह पे वो पहले थी, गिरेगी नहीं। और जब क्योंकि आप सप्लाई करेंगे रिज़र्व्स, तो यानी आप अपने पास से निकाल के बेच रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को, और रिज़र्व्स को जब आप निकालेंगे तो रिज़र्व आपका गिर जाएगा। और ये जब आप अपनी करेंसी को बाय करेंगे तो आप इकोनॉमी में से अपनी डोमेस्टिक करेंसी को उठा लेंगे एक तरीके से, तो मनी सप्लाई वहाँ श्रिंक हो जाएगी इकोनॉमी में, तो MB जो है लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे जो मेजरली बताया वो ये था। अच्छा, इसी चीज़ को यहाँ देखें,
अगर, क्योंकि देखें अब हमें ये तो पता लिया है, कहते हैं कि अगर सरप्लस होगा तो क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो हमने सारा सिनेरियो देख लिया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर जब सरप्लस होगा तो एक्सचेंज रेट के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से आप डोमेस्टिक करेंसी को जो है वो बाय करोगे और सेल करोगे डोमेस्टिक करेंसी को, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ रही है तो देखें क्या होगा, जब अब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। क्योंकि मनी डिमांड और मनी सप्लाई की वजह से क्या होता है, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मनी सप्लाई और मनी डिमांड की जो ग्राफ होता है उसमें मनी सप्लाई अगर आप बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट गिर जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट गिरने से क्या होता है, ये सब इंटरलिंक्ड है। क्योंकि हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर कि इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट रेट से लिंक है, तो इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। ठीक है, और जब इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो लाजमी सी बात है कि आप लोग सेविंग भी कम करेंगे, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा सेव करने पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा होगा, आप कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। और इसी की वजह से जब स्पेंडिंग वगैरह की जब बात आती है, इंटरेस्ट रेट की जब गिरने की बात आई तो इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। क्योंकि Y=C+I+G होता है, तो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन वगैरह के बढ़ने से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट के गिरने से क्या होगा दूसरी जगह के ऊपर, शॉर्ट रन में जो बात है, जो कि सबक को भी मैंने बात बताई थी, इंटरेस्ट रेट के गिरने से, क्योंकि एक्सचेंज रेट शॉर्ट रन में किस तरह डिटरमिन होता था, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से होता था। कि क्या होता था कि भाई इंटरेस्ट रेट जब गिरेगा तो लाजमी सी बात है लोग आपकी कंट्री से हट के दूसरी कंट्री की तरफ जाएंगे, तो कैपिटल क्या होगा, लोग आपकी करेंसी सेल करके, डोमेस्टिक करेंसी सेल करके फॉरेन करेंसी परचेज़ करके इन्वेस्टमेंट बाहर करेंगे, तो कैपिटल बाहर, पैसा आपका बाहर जाएगा, यही नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से जब पैसा बाहर जाता है तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट क्या कहता है कि कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो बताता है। तो जब पैसा बाहर जाएगा तो जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सन हो जाएगी, यानी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, दूसरे एंड से जब हम आएंगे तो देखें रियल जब इनकम वगैरह रेस हुई तो एरो क्या दिखा रहा है कि करंट अकाउंट बैलेंस वर्सन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनकम रेज होती है तो आप जानते हैं कि इंपोर्ट्स आपकी बढ़ जाती हैं, और इंपोर्ट्स बढ़ने का मकसद ये है कि करंट अकाउंट आपका ख़राब होगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ उन्होंने बताई कि शॉर्ट रन से अगर आप आगे की बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन में तो प्राइसेस होते हैं स्टिकी, जब आप लॉन्ग थोड़े शॉर्ट रन से बियॉन्ड उससे आगे की बात करें, यानी लॉन्ग रन की बात करें या बियॉन्ड शॉर्ट रन की बात करें, तो इनकम वगैरह के बढ़ने से, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एक तरीके से बढ़ गई है ना, क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई है, तो प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर तो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप हैं और प्रोडक्शन आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और प्राइस लेवल इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि आपकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब आपके गुड्स महंगे हो जाएंगे तो बाहर के जो लोग हैं, ये सारी वो बातें जो मैंने खुद पढ़ ली हैं, तो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, इसको जॉट डाउन कर लेना है पॉइंट्स को। तो प्राइस लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि भाई आपकी एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे, बाहर वाले, उनको आपकी चीज़ महंगी लगने लगेगी, वो नहीं ख़रीदेंगे। तो एक्सपोर्ट कम हो या इंपोर्ट ज़्यादा हो, करंट अकाउंट तो ख़राब ही होगा, तो वही करंट अकाउंट ख़राब होगा और इसकी वजह से ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने पूरा सिनेरियो बता दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से क्या होगा, क्योंकि फ़िक्स रेट के ऊपर आप डिफेंड करेंगे तो फ़िक्स रेट को डिफेंड करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, और ये सब नताइज होंगे उसके। अच्छा, यहाँ इन्होंने डायग्राम बनाई है जिससे बहुत क्लियर हो जाता है। देखिए डायग्राम में ISLM और FE लाइन है, डॉटेड लाइन LM वाली को छोड़ें अभी, तो ISLM और FE लाइन नज़र आ रही है। अच्छा, ISLM का आपको इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है A पॉइंट पे, जबकि FE लाइन जो है वो कहाँ है आपका, ISLM से कह लें आप राइट हैंड साइड पर है। अच्छा, अगर हम खाली FE लाइन को अभी अपने दिमाग में ज़रा इमेजिन करेंगे, सिर्फ FE लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और क्या बताया था कि FE लाइन से ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हो तो वो क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, और नीचे अगर कोई भी पॉइंट हो तो वो डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है कि FE लाइन से ऊपर ISLM इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सही है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका सरप्लस है। ISLM जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को अगर आप FE लाइन से ऊपर का पॉइंट अगर आप देखें, क्योंकि FE लाइन से ऊपर का पॉइंट, और हमें बताया गया था कि FE लाइन से अगर ऊपर का कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या है, सरप्लस ट्रीट कर रहा है, यानी इस जगह पे ISLM जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में। तो अब सरप्लस में है तो फिर वही सारी सिनेरियो घूमेगा कि सरप्लस में तो क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और मनी सप्लाई जब आप इंक्रीज़ करते हो तो LM कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें राइटवर्ड शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से वो कहाँ आके रुक गया, ISLM और FE लाइन के ऊपर आके रुक गया। ठीक है,
और ये वो पॉइंट हुआ जहाँ एफ ई लाइन, क्योंकि एफ ई लाइन है इंटरसेक्ट हो रही है, इट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो हो गई, क्योंकि मनी सप्लाई आपने बढ़ा दी, मनी सप्लाई आपने बढ़ा के एक्सचेंज रेट को आपने डिफाइन करा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिटोरिएट हुई। जैसे हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे देखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सन हुई, वर्सन होने की वजह से वो जो सरप्लस था वो सरप्लस आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ीरो में तब्दील हो गया, और हम यहाँ पर आ गए जहाँ पे एफ ई लाइन ज़ीरो, एफ ई लाइन इंटरसेक्ट हो रही है आई एस एल एम से, इट मीन्स एफ ई लाइन का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो ये हमने इस तरीके से इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अच्छा, ये तो उस वक्त है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो, ठीक है। अच्छा, डेफिसिट में अगर होगी तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा, यानी ये जो आई एस एल एम का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये एफ ई लाइन से नीचे की तरफ लगा हुआ होगा, ठीक है, ई पॉइंट से भी नीचे की तरफ। और वो फिर किस तरह सही होगा, वो इस तरह होगा कि मनी सप्लाई आप डिक्रीज़ करेंगे, एल एम पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, और वो फिर आप लोग इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे समझाई हुई हैं। अच्छा, अब बात आती है स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन को मैंने थोड़ा सा पहले भी समझाया था कि देखिए, मनी सप्लाई अभी हमने क्या बोला कि बढ़ाई, लेकिन अगर आपको मनी सप्लाई आप बढ़ा रहे हैं तो एक तरीके से, क्योंकि देखें आप अपनी इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के सिर्फ सरप्लस के चक्कर में आप अपनी मनी सप्लाई को चेंज कर रहे हैं। स्टरलाइजेशन ये कहती है कि आप इसको रिवर्स कर लें सेक्शन को, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि स्टरलाइजेशन ये देखें जो ब्लू में लिखा हुआ है, स्टरलाइजेशन इज़ टेकिंग एन एक्शन टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ऑफिशियल इंटरवेंशन ऑन द डोमेस्टिक मनी सप्लाई। क्योंकि देखिए डोमेस्टिक मनी सप्लाई पे अभी हमने इंटरवेंशन करी है अपनी सरप्लस, क्योंकि वो फिक्स एक्सचेंज रेट को डिफाइन करने के लिए हमने इंटरवेंशन करी और अपनी मनी सप्लाई बढ़ा दी। लेकिन अगर आप इस मनी सप्लाई को बढ़ाई हुए को वापस से कम कर दें तो ये आपको कहलाएगा कि आप स्टरलाइजेशन का प्रोसेस आप अपना रहे हैं। लेकिन स्टरलाइजेशन का प्रोसेस अपनाने की वजह से होगा क्या, क्योंकि देखिए स्टरलाइजेशन का मकसद ये है कि जो एल एम, यानी जो अभी आपका एल एम आगे की तरफ गया था वो आप वापस जो है उसको पीछे ले जाएं। अच्छा, पीछे ले जाने की वजह से होगा क्या, पीछे ले जाने की वजह से होगा ये कि पीछे ले जाएंगे तो लाजमी सी बात है आपका वो एफ ई लाइन वाला तो वो मसला हल ही नहीं होगा, क्योंकि वो एफ ई लाइन तो सरप्लस में ही रहेगा, और आपको सरप्लस को कभी ना कभी तो आपको एडजस्ट करना ही है, उसको ज़ीरो के ऊपर लेकर आना ही है। तो अब आप, क्योंकि आप क्या, तो आप उसको एक्सचेंज रेट को अपने इंक्रीज़ करें, क्योंकि जब आपका सरप्लस हुआ है तो कंट्रीज़ तो मांगेगी कि भाई आप अपना एक्सचेंज रेट या तो इंक्रीज़ करो, जिसकी वजह से जो है वो आपका एफ ई लाइन जो है वो पीछे शिफ्ट हो और आपका एक नया इक्विलिब्रियम बन जाए आई एस एल एम एफ ई लाइन पर, या तो आप कुछ और करो। तो अब क्या होगा कि स्टरलाइजेशन सिंपल सी यही बात है, ये जितनी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं ये वही बातें हैं सारी। कि देखें, अगर आप ये लाइन पढ़ लें कि इफ़ सेंट्रल बैंक इज़ इंटरवीनिंग टू डिफाइन अ फिक्स एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट सर प्लस बाय, ये स्टरलाइजेशन वाले की तीसरी लाइन ही लिखी हुई है, ब्लू लाइन वर्ड के बाद तीसरी लाइन, इफ़ सेंट्रल बैंक इज़ इंटरवीनिंग टू डिफाइन द फिक्स एक्सचेंज रेट in a situation of payment surplus by selling its national currency in exchange for foreign currency, the money supply tends to increase, यानी रिजर्व इंक्रीज और मनी सप्लाई इंक्रीज, जो बिल्कुल हमने बात पीछे पढ़ी। दिस कैन बी सेंट्रल बैंक फॉर इंस्टेंस अंडरटेक एन ओपन मार्केट ऑपरेशन, द सेंट्रल बैंक सील्स डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी जो मनी सप्लाई भी इन्होंने बढ़ाई है उसको एक इस तरीके से वापस से अपने आप को कवर अप करें कि क्या करें, डोमेस्टिक बॉन्ड सेल कर दें, क्योंकि अब मनी सप्लाई देखें जब बढ़ गई है तो उसको वापस से कम करना ही स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है। अब वो कम कैसे करी जाएगी, कम हमेशा इस तरीके से होती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने बॉन्ड सेल आउट करती है, जिसकी वजह से पैसा उनके पास से आता है और सिर्फ लोगों के पास एक पेपर चला जाता है कि हाँ भाई हमने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हुए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के बॉन्ड बेचे जो लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए गवर्नमेंट के बॉन्ड बेचेगी, मनी सप्लाई तो वापस कम हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट के बॉन्ड बेचने से क्या होगा, वाइल द इंटरवेंशन करेंसी मार्केट टेंड्स टू एक्सपेंड द मनी सप्लाई, द ओपन मार्केट ऑपरेशन टू रिड्यूस इट बाय रिड्यूसिंग बोथ द डोमेस्टिक एसेट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक लाइबिलिटीज़ हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, कहाँ गया, सेंट्रल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक लाइबिलिटीज़ दैट सर्व एज द बेस फॉर डोमेस्टिक मनी सप्लाई। अच्छा देखें, जो डोमेस्टिक एसेट क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, अब जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक के पास से डोमेस्टिक एसेट्स कम हो जाएंगे, सही है। तो क्या होगा कि क्योंकि अब आप अंडर एक तरीके से रिवर्सिंग पोजीशन अपना रहे हैं, मनी सप्लाई को आपने जो बढ़ाया था आप वो कम करेंगे, तो क्या होगा, कम किस तरीके से करेंगे, डोमेस्टिक एसेट सेल करने से, सेल करेंगे तो डोमेस्टिक एसेट कम हो जाएंगे, डी कम हो गया, और मनी सप्लाई भी लाजमी सी बात है कम हो रही है, क्योंकि जो है आप वो डोमेस्टिक एसेट सेल कर रहे हैं और मनी सप्लाई पैसा जो है आप अपने पास कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में से तो पैसा निकल के आप गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक के पास आ रहा है। तो देखें क्या चेंज आया, जो मनी सप्लाई पहले बढ़ी थी मनी सप्लाई अब कम हो गई, यानी एम बी अब देखें यहाँ पे आ रहा है डी
जो है डिक्रीज़ हुआ और एमबी भी डिक्रीज़ हुआ, और पहले ऊपर वाले में क्या था, आर इंक्रीज़ हुआ और एमबी भी इंक्रीज़ हुआ। तो आर इंक्रीज़, एमबी इंक्रीज़ और डी इंक्रीज़ और एमबी डिक्रीज़, एमबी डिक्रीज़ और एमबी इंक्रीज़ जो है वो कैंसिल हो गया, यानी मनी सप्लाई जो बढ़ी और मनी सप्लाई जो गिरी वो दोनों कैंसिल आउट हो गई। तो मनी सप्लाई वापस से उसी पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ वो पहले थी। लेकिन अफेक्ट क्या आएगा कि रिजर्व्स आपके बढ़ जाएंगे और डोमेस्टिक एसेट गवर्नमेंट के पास से कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों के करने के बावजूद भी आपको क्या फ़ायदा होगा, यानी ये सब कुछ तो कर लिया, लेकिन असूलन जो असल काम है वो ये है कि एक्सचेंज पे आपको प्रेशर पड़ता रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज पे। तो आपको वो आप कैसे हल कर सकते हैं, तो उसका जो है तरीक़ेकार है वो सिर्फ यही होगा कि यही हो सकता है आखिरी, कि आप वेट करें, वेट और वॉच वाली आप पॉलिसी अपनाएं, और आप जो है वो बैठ के सिर्फ ये देखेंगे, क्या पता हो सकता है जो है वो कोई किसी और वजह से कोई अचानक कोई शॉक लगे, कोई तरीक़ेकार आए इसकी वजह से ख़ुद ही एफी लाइन जो है वो अपना पलट कर आ जाए कहीं से कहीं, तो कुछ अच्छा हो जाए। वरना अगर आप ख़ुद से कुछ करना चाहेंगे तो आप ख़ुद से कुछ नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि देखें, देयर इज़ नो एडजस्टमेंट टुवर्ड एक्सटर्नल बैलेंस, ये बात जो लिखी हुई है, और लिखा हुआ है ऑफन दिस इज़ अ वेट एंड सी और वेट एंड होप strategy, perhaps something else will shift the FE curve toward point A or something other source will change ISLM intersection toward FE curve, यानी कोई चीज़ कर दे, क्योंकि जब आप, लाजमी सी बात है, जब आप अपने LM को हटा ही नहीं रहे, यहाँ जो आपका LM आगे चला गया था वापस उसको पीछे लेकर आ जाए और यहाँ ए पॉइंट पे आके बैठ जाए और बोले भाई अब फिर आप अगर स्टरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाएंगे तो लाजमन आपको LM को अपना वापस पीछे ए पॉइंट पे लेके जाना है। लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सिर्फ बैठ के इंतज़ार करेंगे किसी तरीके से एफी लाइन जो है वो आपकी खुद ही जो है वो पीछे चली जाए, कोई शॉक वॉक लगे, कोई पॉलिसी में चेंज आए, कोई डिज़ास्टर या कोई इस तरह की चीज़ हो जिसकी वजह से फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो खुद ही जो है वो बढ़ जाए, या ISLM का कोई इंटरसेक्शन आगे चला जाए, तो आप जो है वो मनी सप्लाई को क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टरलाइजेशन इसलिए है कि मनी सप्लाई जो है आप इस इंटरवेंशन की वजह से चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप मनी सप्लाई चेंज नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है वो सिर्फ बैठे रहेंगे और आप वेट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टरलाइजेशन की बात हो गई, जो मैंने सिर्फ स्टरलाइजेशन को आपको बता दिया। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी विद एक्सचेंज रेट। अच्छा, अब बात आती है, देखें अब एक और नया तरीका आया, ये क्या कि अब देखें कि आपका एफी लाइन सब कुछ आपका इक्विलिब्रियम में, ठीक है, पर अब आपके पास आपको क्या नज़र आया कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी लेट सपोज लगानी है। अब आपने मॉनेटरी पॉलिसी लगा दी, यानी आपको गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी लगानी थी, उसने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करा, मनी सप्लाई बढ़ा दी। अच्छा, अब इस मनी सप्लाई के साथ क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ तो गई, जैसी मनी सप्लाई बढ़ी तो आपको क्या नज़र आया कि आपका एफी आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ISLM का न्यू वो एच आ गया। ये एच कहाँ है, एफी लाइन से राइट हैंड साइड पर है, यानी एफी लाइन यहाँ क्या शो कर रही है, डेफिसिट शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ वो डेफिसिट शो कर रही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लाजमी सी बात है कि अब आप जो है वो फंस गए। अब आपको क्या हुआ, कहते हैं क्योंकि आप डेफिसिट में, तो आपको वापस से वही एक्सचेंज रेट पर प्रेशर आ रहा होगा कि अब आप डिक्रीज़ करो एक्सचेंज रेट को, जो कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि फ़िक्स एक्सचेंज रेट है। अब आपको लाजमन वापस हार कर अपनी ही इस पॉलिसी को रिवाइज़ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा कि आप इंटरवेंशन करेंगे उस फिक्स एक्सचेंज रेट को डिफेंड करने के लिए, अपनी करेंसी को बाय करेंगे, और अपनी करेंसी बाय करने का मकसद क्या है कि आप इकोनॉमी में से अपना पैसा उठाएंगे, यानी मनी सप्लाई डिक्रीज़ करेंगे। मनी सप्लाई डिक्रीज़ करने की वजह से LM वापस अपने उसी पॉइंट पे चला जाएगा ई पे, और वो वहीं आ जाएगा जो इधर शो कर रहा है। अच्छा, अब बात आती है फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा। हमने मॉनेटरी पॉलिसी में तो पढ़ लिया कि मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या क्या फ़र्क आएगा। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में आप देख लें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग राइजेस और टैक्स रेट फॉल, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेट सपोज बढ़ गई, फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन ही लगी, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी लगती है तो दो चीज़ें होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी लगने की वजह से आपका IS वगैरह, IS जो है वो शिफ्ट होता है, और IS शिफ्ट होने की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कैपिटल आपके मुल्क में आएगा, क्योंकि लोग आपकी मुल्क को ज़्यादा प्रॉफिटेबल समझेंगे, और जिसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव होगा शुरू में, बट आखिर में वो कह रहे हैं इवेंचुअली वर्सन हो जाएगा। वो कैसे कि दूसरी साइड जब आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म की बात देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कहते हैं कि रियल स्पेंडिंग प्रोडक्शन बढ़ेगी, बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स की वजह से करंट अकाउंट वर्सन होगा, और प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स भी आपकी कम होंगी, तो आपका करंट अकाउंट जो है वो वर्सन हो जाएगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में जब आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी
तो इवेंचुअली जो है वो आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिल्कुल जो है वो आपका जो है वो वर्स ऑफ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे, कहते हैं दो तरीके की, कि अगर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज रिस्पॉन्सिव होंगे इंटरेस्ट रेट से तो जो है वो आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस जो है वो आपका, ये बात जो लिखी हुई है कि भाई क्या अफेक्ट क्या आएगा, तो अफेक्ट जो है वो इस तरीके से आएगा कि लाजमन अगर आपका जो कैपिटल फ्लोज है वो बहुत ज़्यादा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत अच्छा होगा, यानी वो बहुत पावरफुल होगा, यानी ज़रा सा इंटरेस्ट रेट चेंज होने से भी बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा, तो फिर लाजमन करंट अकाउंट का भी जो वो डेफिसिट होगा वो भी ऑफसेट नहीं कर पाएगा उस चीज़ को जो कि आपका करंट फ्लोज इनफ्लो है। अगर इनफ्लो की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ करंट अकाउंट से तो लाजमन आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाएगी। अगर उसका कैपिटल फ़्लो का जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ इंटरेस्ट रेट से, यानी उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं हुआ, तो आपका जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस नहीं होगी बल्कि डेफिसिट हो जाएगी। ये बात इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, मैं ये हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये बात यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे आते हैं, और यही बात कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो वाली जब हमने फिस्कल पॉलिसी की करी है वो यहाँ देख सकते हैं हम कि देखें कैपिटल इनफ्लो अगर रिस्पॉन्सिव है तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि ज़रा सा भी अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा ना तो आपकी एफी लाइन जो है वो जितनी ज़्यादा फ्लैटर होगी, इट मीन्स उतना ही कैपिटल इनफ्लो आपका रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। तो यहाँ जो देखें दो किस्म के एफी लाइन बनी हुई है। पहले वाला जो पैनल है ए पॉइंट, उसमें एफी लाइन आपकी फ्लैटर बनी हुई है, और बी में जो है वो आप कहते हैं अनरिस्पॉन्सिव बनी हुई है। ठीक है, यानी जो है स्टीपर बनी हुई है। स्टीपर का मकसद ये है कि जितना भी आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाए आपके आउटपुट के ऊपर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इट मीन्स कि लाजमन आपके पास जो है वो इतना पैसा नहीं आ रहा जो आना चाहिए, रिस्पॉन्सिव नहीं है इतना इंटरनेशनल कैपिटल फ़्लो, यानी ज़रा से इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या कम होने से आपके पास ज़्यादा आपके मुल्क में पैसा वैसा कोई इतना ख़ास नहीं आता। तो एक जगह पे रिस्पॉन्सिव दिखाई है, फ्लैट दिखाई है, एक जगह पे स्टीप दिखाई है, और फिर उसी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। देखें, पहले जो आपका मेन पॉइंट था वो IS LM और FE के इंटरसेक्शन था ई पॉइंट पे। ठीक है, ई से क्या हुआ, IS जो है आपका वो बढ़ा। अब जैसे ही IS बढ़ा, क्योंकि IS शिफ्ट हुआ, IS के शिफ्ट होते ही आपका, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी हमने लगाई है, तो IS के शिफ्ट होते ही आप के पॉइंट पर पहुँच गए, जहाँ LM और IS जो है वो तो एक नया पॉइंट बना लिया, लेकिन अब IS और LM का जब आप पॉइंट देख रहे हैं वो के पर आ रहा है। अच्छा, जो कि जहाँ पे FE लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, FE लाइन उससे नीचे है और के पॉइंट FE लाइन से ऊपर है। FE लाइन से ऊपर के पॉइंट होने का मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो क्या होगा, आप लाजमन वही बात आएगी कि मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा और LM आगे शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होते होते अब IS LM और FE लाइन ई डैश पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएंगे। जबकि अनरिस्पॉन्सिव में क्या होगा, जैसे कि हमने बताया अनरिस्पॉन्सिव में क्या होगा कि देखिए IS के बढ़ने की वजह से रिस्पॉन्सिव में क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चला गया था, जो कि बात इन्होंने यहाँ बताई थी, ये वाले पॉइंट के ऊपर जो बताई थी कि अगर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे इंटरेस्ट रेट से तो कैपिटल इनफ्लोज ज़्यादा लार्ज होंगे, ऑफिशियल सेटलमेंट सरप्लस में चला जाएगा, जो कि यहाँ चला गया था। अच्छा, दूसरे वाले में FE लाइन जब आपकी फ्लैट स्टीपर है तो देखें पहले आप के ई पॉइंट पर ही थे जहाँ सब कुछ था, IS बढ़ा आप के पॉइंट पर आ गए, पर के पॉइंट जो है वो FE लाइन से नीचे है, इट मींस डेफिसिट में। तो ये बात भी फैक्ट पॉइंट कर रही है कि भाई देखिए जब अनरिस्पॉन्सिव होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा, और डेफिसिट होने की वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी, LM का पीछे जाएगा और आप लोग इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी दिखाई गई है फिक्स एक्सचेंज रेट के साथ। अच्छा, अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की बात की जाए तो परफेक्टली कैपिटल मोबिलिटी का मकसद एकदम फ्लैट हो जाएगा FE कर्व, और FE कर्व की वजह से ही, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल रिस्पॉन्सिवलेस हो गई है, तो LM कर्व भी जो है वो बिल्कुल स्टीप हो जाएगा। तो IS कर्व बढ़ेगा तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएंगी, आप अगेन जो है वो परफेक्टली मोबाइल में ये होगा कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी के बाद जो है आपको कहीं मूव नहीं करना पड़ेगा, आपका LM भी वहीं का वहीं रहेगा, FE लाइन भी क्योंकि वही है, तो आप बस सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे परफेक्टली मोबाइल के अंदर, और आप जो एक नए पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे उसी एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट के साथ। ठीक है,
अच्छा, फिर बात आती है इंटरनेशनल शॉक्स की। अच्छा, इंटरनल शॉक्स कौन से होते हैं कि किसी ने आईएस को शिफ्ट कर दिया अचानक, किसी ने एलएम को शिफ्ट कर दिया, सही है, डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो गई, या डोमेस्टिक स्पेंडिंग शॉक यानी फिस्कल पॉलिसी चेंज हो गई। अच्छा, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो शॉक क्या होते हैं, जिसके अंदर एफई लाइन चेंज होगी। अब ये पहली बार है, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था ये इस वीडियो के, कि एफई लाइन उसी वक्त या तो चेंज हो सकती है जब खुद को एक्सोजेनस चेंज आ जाए, वरना एफई लाइन जो है वो आप लोग खुद से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एफई लाइन जो है वो इंटरनेशनल कैपिटल फ़्लो की वजह से क्या होगा कि एफई लाइन आपकी चेंज होगी, और एक्सोजिनसली किसी एक अफेक्ट की वजह से, इंटरनेशनल शॉक की वजह से वो चेंज होगी। ठीक है, ये इंटरनेशनल कैपिटल फ़्लो शॉक है, ये हम अभी देखते हैं इससे आगे। ये देखें कि ये बता रहे हैं कि सपोज़ एक इंटरनेशनल कैपिटल फ़्लो शॉक आया एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या, कि कैपिटल फ़्लो जो आ रहे थे आपके मुल्क में वो नहीं आ रहे, एडवर्स कैपिटल शॉक आया, यानी आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो नेगेटिव हो गया। फाइनेंशियल अकाउंट नेगेटिव होने का मकसद क्या है कि आपकी एफई लाइन जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अगर क्योंकि जब सरप्लस होगा तो वो आगे की तरफ जाएगी। ठीक है तो वो पीछे जा रही है। ठीक है, एफई लाइन जो है वो पीछे जा रही है, और पीछे जाने की वजह से क्या हुआ, आपका जो है सेटलमेंट डेफिसिट में आएगा, तो इसलिए जो है वो आपकी एफई लाइन जो है वो आपका पीछे चली गई। अच्छा, पीछे जाने की वजह से आपको पता चल रहा है कि एफई लाइन पीछे, आपका आईएसएलएम का जो ई पॉइंट है वो आपका आगे रह गया और एफई लाइन आपके पीछे चली गई है। तो अब क्या है कि डेफिसिट है, क्योंकि आपका एफई लाइन नई वाली आगे है और उसका राइट हैंड साइड के ऊपर आपकी आईएसएलएम की लाइन आपको नज़र आ रही है, पॉइंट नज़र आ रहा है, ई पॉइंट आपका एफई लाइन के राइट हैंड साइड पर है, जो कि डेफिसिट को शो कर रहा है। तो अब क्योंकि एफई लाइन नहीं बन गई है, तो अब आपको इसको किस तरह कैटर करेंगे, आप इसको इस तरह ही कैटर करेंगे कि जब वो डेफिसिट है तो अगेन मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी, वही वाला काम होगा, क्योंकि जिस तरह शुरू में हुआ था। बस सिर्फ वजह यहाँ पे ये हुआ है कि पहले एफई लाइन शिफ्ट हुई है, और फिर आप देखेंगे कि एफई लाइन जो है वो शिफ्ट हो चुकी है और अब डेफिसिट में है आपका ई पॉइंट। तो अब जो है वो आप क्या करेंगे, डेफिसिट की वजह से मनी सप्लाई आपका डिक्रीज़ होगा और एलएम जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड शॉक, ये एक किस्म का ट्रेड शॉक कौन सा है कि एक तो इंटरनेशनली फाइनेंस की बात हो रही है, यानी आपका जो है वो कैपिटल फ़्लो की बात हो रही है, कि एक तो वो शॉक लगा, और दूसरा, दो किस्म के शॉक है इसके अंदर। एक शॉक तो ये है कि आपका एफई लाइन जो है वो भी शिफ्ट होगी पीछे की तरफ एडवर्सली, क्योंकि इंटरनेशनल शॉक अगर एडवर्स हो तो एफई लाइन जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी, अगर बेनिफिशियल हो तो आगे की तरफ होगी। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड भी है, ट्रेड क्योंकि देखिए ट्रेड किसका पार्ट है, आईएस का पार्ट है, यानी आईएस कर्व में क्योंकि ट्रेड की बात आती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात आती है, इन आउटपुट की जब हम बात कर रहे होते हैं, आईएस कर्व हमने वहीं से निकाला था, मनी मार्केट से तो नहीं निकाला था हमने, वो y=c+i+g+x-m की इक्वेशन से निकाला था। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड शॉक जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, एडवर्स ट्रेड शॉक की जब बात करेंगे तो आपको क्या होगा कि लेट सपोज स्टार्टिंग पॉइंट आपका वही ई है जहाँ पे आईएसएलएम और एफई लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर इस ई के बाद जो है वो डायरेक्टली ये जो है आपका कह लें डायरेक्ट एडवर्स सप्लाई शॉक लगा, तो एफ और आई एस एक साथ शिफ्ट हुए, एफ भी पीछे शिफ्ट हुआ, आई एस भी पीछे शिफ्ट हुआ, और डब्ल्यू वाले पॉइंट पर आ गए, डब्ल्यू पे भी नहीं बल्कि सॉरी वी पॉइंट पर आ गए। अगर आप इसको देखना चाहें तो बल्कि ये किस तरीके से हुआ है, हाँ बिल्कुल, पहले ये आई एस पीछे शिफ्ट हुआ तो वी पॉइंट पर, और एफई लाइन जब आगे शिफ्ट हुआ तो इसकी वजह से पीछे एफई लाइन शिफ्ट हुआ, तो वी से आप डब्ल्यू पे चले गए, पहले वी पर और वी से फ़ौरन डब्ल्यू पे। अच्छा, अब डब्ल्यू पे जब आप आ गए हैं तो आई एस, और अगर आप एल एम की बात करें तो अगर मैं इसको इस तरीके से बताना शुरू करूं कि हाँ, इसमें हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एफई लाइन जो है वो आपका शिफ्ट हुई है लेफ़्ट के ऊपर। ठीक है, और एफई लाइन के शिफ्ट होने की वजह से लेफ़्ट के ऊपर क्या हुआ है कि एल एम आपका पुराना वाला ही है, और एफई लाइन जब पीछे शिफ्ट हो गई है आपकी, तो आई एस एल एम का इंटरसेक्शन अगर आप देखें इनिशियल वाला, तो वो कहाँ है, एफई लाइन के साथ। तो अगर आप नहीं देखेंगे डब्ल्यू वाले को,
एफ ई लाइन पीछे शिफ्ट हो गई है, आई एस जो है वो भी पीछे शिफ्ट हो गया है, और आई एस और एल एम का इंटरसेक्शन आप देखें ओल्ड आई एस और ओल्ड एल एम और न्यू आई एस का, तो वो वी पर है, ठीक है, वी पॉइंट पर है। और एफ ई लाइन आपकी पीछे शिफ्ट हो गई है डब्ल्यू वाले पॉइंट पर। एफ ई लाइन के राइट हैंड साइड के ऊपर अभी भी वी पॉइंट यानी आई एस एल एम का इंटरसेक्शन आ रहा है, जो कि आपको क्या बता रहा है कि डेफिसिट है, क्योंकि अगर यही पॉइंट जो है वो एफ ई लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो सरप्लस दिखाता। डेफिसिट है तो डेफिनेटली क्या होगा, इस डेफिसिट को आप कैसे फाइनेंस करेंगे, एल एम कर्व पीछे शिफ्ट होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से ये सारे अब जो है एल एम कर्व जब पीछे जाएगा तो वो जाके डब्ल्यू पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, और ये तीनों डब्ल्यू के ऊपर जो है वो डब्ल्यू पॉइंट के ऊपर सारे एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है।